नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देवचले में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में संसद के जो प्रस्ताव हैं उस पर देख रहे थे। अब देखते हैं संसद की विधायी प्रक्रिया क्या है। संसद की विधायी प्रक्रिया पे चर्चा कर लेते हैं। यदि दोस्त आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, आप चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी जो भी वीडियो होती है या इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्त, आप नोट्स ज़रूर बनाइए। विदाउट नोट्स की पढ़ाई में मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए आप नोट्स ज़रूर बनाइए। यह मैटर बहुत पर्याप्त है, इससे बाहर एग्जाम में कहीं भी आता नहीं। तो दोस्तों, चलते हैं संसद की विधायी प्रक्रिया पर। यदि विधेयक को देखें, तो विधेयक जैसे पेश करने वाले व्यक्ति के आधार पर, विधेयक दो प्रकार के हैं, यानी पेश करने वाले व्यक्ति के आधार पर विधेयक, विधेयक की विषय वस्तु के आधार पर विधेयक, यानी दो प्रकार की विधेयक होते हैं। पहला है पेश करने वाले व्यक्ति के आधार पर विधेयक, दूसरा है विधेयक की विषय वस्तु के आधार पर विधेयक। जो पेश करने वाले व्यक्ति के आधार पर विधेयक है, यह दो तरह का होता है: सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक यानी मंत्री इसको रखते हैं, इस विधेयक को, और 7 दिन पूर्व सूचना पर मंत्री द्वारा जो रखा जाता है, इसी को ही सरकारी विधेयक कहते हैं। गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अलावा अन्य सदस्य इसको रखते हैं तथा 1 माह सूचना पर इसे रखा जाता है, इसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। दूसरा विधेयक है विधेयक की विषय वस्तु के आधार पर विधेयक। यह 3 प्रकार का होता है: साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। जो वित्त विधेयक है, यह है इसके अंतर्गत जैसे धन विधेयक, वित्त विधेयक श्रेणी 1, वित्त विधेयक श्रेणी 2, यह वित्त विधेयक के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले देखते हैं जो विधेयक विषय वस्तु के आधार पर है, यही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं सबसे पहले साधारण विधेयक। साधारण विधेयक किसे कहते हैं? यानी दोनों सदन के या दोनों सदन से प्रारंभ इसको कर सकते हैं। जो साधारण विधेयक है, दोनों सदन से प्रारंभ कर सकते हैं। इसको पारित करने में दोनों को बराबर शक्ति है, यानी साधारण विधेयक को कोई भी सदन पारित कर सकता है, बराबर की शक्ति दी गई है इस विधेयक के प्रति। गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक इस पर बुला सकते हैं। साधारण विधेयक पर कोई, चाहे उच्च सदन हो चाहे निम्न सदन हो, दोनों में यदि गतिरोध हो जाता है किसी कारण से, इस पे संयुक्त बैठक बुला सकते हैं साधारण विधेयक में। इसको सरकारी गैर सरकारी सदस्य भी रख सकते हैं साधारण विधेयक को। साधारण विधेयक यदि पारित करना होता है तो पारित करने में एक सदन में, दूसरे सदन में, फिर राष्ट्रपति के पास, इसके 3 पाठन हैं। पारित करने के इसके 3 पाठन हैं। पहला सदन में, फिर दूसरे सदन में, फिर राष्ट्रपति के पास। तो जो प्रथम पाठन है, इस पे देखते हैं। जो प्रथम पाठन है क्या कहता है, यानी निर्धारित तिथि पर सदस्य विधेयक को सदन में पेश करता है। शीर्षक एवं उद्देश्य इसका पढ़ा जाता है कि क्या है इसका उद्देश्य। सदन की सहमति होने पर इसे राजपत्र गजट में प्रकाशित कर लिया जाता है। इसी को ही प्रथम पाठन कहते हैं। द्वितीय पाठन क्या कहता है? द्वितीय पाठन यानी द्वितीय पाठन क्या कहता है? समान बहस अवस्था, यानी द्वितीय पाठन में समान बहस अवस्था, यानी सभी सदस्यों को प्रिंटेड विधेयक दिया जाता है। सिद्धांत एवं प्रमुख उपबंधों पर चर्चा होगी। इसे प्रवर समिति को दे सकते हैं या दोनों सदनों की संयुक्त समिति को जनता की राय लेने हेतु सार्वजनिक करते हैं।
या सामान्य बहस अवस्था है। द्वितीय पठन में कई प्रकार हैं, जैसे सामान्य बहस अवस्था, सभी सदस्यों को प्रिंटेड विधेयक इसमें दिया जाता है। सिद्धांत एवं प्रमुख उपबंधों पर इस पर चर्चा होती है। इसे प्रवर समिति को दे सकते हैं या दोनों सदनों की संयुक्त समिति को जनता की राय लेने हेतु सार्वजनिक इसे करते हैं। द्वितीय पाठन में इस समिति की अवस्था देखते हैं, समान बहस अवस्था, फिर समिति की अवस्था, यानी बारीकी से इस पर विचार करते हैं, फिर अपनी रिपोर्ट के साथ वापस करते हैं। मूल विषय को ये नहीं बदल सकते हैं, जो समिति अवस्था में नहीं बदल सकते। इसके बाद विचार विमर्श अवस्था देखते हैं। तीसरा विचार विमर्श अवस्था, यानी सदन खंडवार विचार करता है। सदन संशोधन दे सकता है। यदि संशोधन पास होता है तो वह भंग हो जाएगा, तो वह भंग हो जाता है जो विचार विमर्श। और खंडवार मतदान भी इसका होता है। इसी को ही द्वितीय पाठन कहते हैं। यानी प्रथम पाठक में बताया, पाठन में हमने इसका शीर्षक पढ़ करके इस पे निर्धारित तिथि पर सदस्य विधेयक को जो सदन में पेश करता है, तो शीर्षक इसका पढ़ा जाता है और इसे सदन की सहमति होने पर इसे प्रकाशित करते हैं। फिर इसकी अवस्थाएं करते हैं, जो समान अवस्था, बहस अवस्था, समिति अवस्था और विचार विमर्श, इस पे जो करते हैं सभी सदस्यों के द्वारा, इसे ही द्वितीय पाठन कहा जाता है। अगला है तृतीय पाठन। तृतीय पाठन में इसमें विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। विचार विमर्श के बाद तृतीय पाठन में कि सही है गलत है, फिर मतदान होगा, फिर साधारण बहुमत से इसे पारित कर देते हैं। इसके बाद दूसरे सदन में जो विधेयक होता है, यहाँ भी 3 वाचन होता है दूसरे सदस्य में, इसे पारित कर सकते हैं। इसमें संशोधन करके पहले सदन में भेजा भी जा सकता है। यदि पहले सदन ने संशोधन स्वीकार कर लिया तो यह पारित माना जाएगा, यानी दूसरा सदन। अधिकतम 6 माह तक इसे रोक सकता है दूसरा सदन, अस्वीकृत कर सकता है दूसरा सदन। यदि पहले सदन ने संशोधन नहीं माना तो यह गतिरोध हो गया, फिर इस पे संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। इसी को ही कहते हैं साधारण विधेयक। अब देखते हैं राष्ट्रपति की स्वीकृति दोनों सदनों से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास जब आएगा तो राष्ट्रपति क्या करता है, या आर्टिकल 111 में है, तो राष्ट्रपति अस्वीकृत करना यानी पॉकेट वीटो जिसे कहते हैं, यानी निर्णय को सुरक्षित करना, या अस्वीकृत करना पॉकेट में रख सकता है, निर्णय सुरक्षित रख सकता है। स्वीकार कर सकता, स्वीकृत करना, यानी जब स्वीकार कर देता है तो यह अधिनियम बन जाता है। संशोधन यानी इसे पुनर्विचार है तो संशोधन के लिए वापस करता है, इसी को कहते हैं निलंबनकारी वीटो। यदि सदन पुनर्विचार के पश्चात संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साथ फिर से राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना होगा इस पर। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद विधेयक अधिनियम बन जाता है। दोस्तों, हम एक क्वेश्चन भी आपसे पूछे थे दोस्तों कि कोई विधेयक अधिनियम कब बनता है, यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। इसके बाद देखते हैं दोस्तों वित्त विधेयक या धन विधेयक, इस पे चर्चा करते हैं। वित्त विधेयक या धन विधेयक। वित्त विधेयक यानी धन विधेयक, यह आर्टिकल 110 में है। जो वित्त विधेयक है यह आर्टिकल 110 में है। वित्त विधेयक श्रेणी 1 क्या कहता है, आर्टिकल 117 में यहाँ 110 के विषय और अन्य विषय रखे गए हैं जो वित्त विधेयक श्रेणी के 1 के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 117(1) में है। वित्त विधेयक श्रेणी 2 में क्या है, 117(3) में, आर्टिकल 117(3) में भारत की संचित निधि से धन का व्यय का प्रावधान है इसमें। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं धन विधेयक, मनी बिल क्या है, जो आर्टिकल 110 में है। धन विधेयक यानी इसमें आर्टिकल 110 के दिए गए विषय होते हैं।
एक या कुछ या सभी। इसमें कुछ 110 के दिए गए विषय होते हैं आर्टिकल 110 के, लेकिन आर्टिकल 110 के बाहर के विषय इसमें नहीं होते हैं धन विधेयक में। यानी किसी कर का अधिरोपण लगाना, किसी कर का अधिरोपण यानी किसी कर का लगाना, उत्पादन यानी हटाना, परिहार या विनिमय आदि करना, इससे में दिया गया है आर्टिकल 110 में। केंद्रीय सरकार के धन उधार लेने का विनिमय, भारत की संचित निधि का अभिरक्षण तथा उसमें पैसा निकालना, जमा करना आदि दिया गया है। भारत की संचित निधि पर कोई व्यय भारित करना या पहले से भारित खर्च को बढ़ाना आदि 110 के अंतर्गत है। यानी जो 110 में दिया गया है आदि खर्च को बढ़ाना आदि सभी 110 से बाहर रखे गए हैं। यानी जो भी हैं दोस्तों, ये हमने ये बताया दोस्तों, इसमें 110 के दिए गए विषय होते हैं कुछ या अधिक या सभी, लेकिन आर्टिकल 110 के बाहर के विषय इसमें नहीं होते हैं धन विधेयक के अंतर्गत। तो जो दोस्तों ये बताया हमने, ये 110 आर्टिकल जो है इसके अंतर्गत नहीं आते, इस विषय से बाहर है। यानी अधिरोपण करना, उत्पादन, परिहार, विनिमय, केंद्रीय सरकार के धन उधार लेने का विनिमय, भारत की संचित निधि का अभिरक्षण, पैसा निकालना, जमा करना, भारत की संचित निधि का कोई व्यय भारित करना या पहले से भारित व्यय को खर्च करना। दोस्तों ये आर्टिकल 110 के बाहर के विषय हैं दोस्तों, ये अंदर के नहीं हैं, बाहर के हैं ये। यानी इसके बाद संचित निधि यानी आकस्मिक निधि में धन प्राप्त करना, व्यय करना, अभिरक्षण करना एवं केंद्र तथा राज्यों के लेखों का लेखा परीक्षण करना, उपरोक्त से संबंधित अन्य विषय इसी के अंतर्गत आते हैं। एक है धन विधेयक किसे नहीं माना गया है। धन विधेयक किसे नहीं माना गया है, धन विधेयक। तो धन विधेयक की चर्चा करते हैं। जैसे जुर्माना, दंड का प्रावधान, लाइसेंस फीस, अनुज्ञप्ति का प्रावधान, स्थानीय निकाय या प्राधिकारी द्वारा स्थानीय प्रयोजन हेतु कर लगाना, उत्पादन, परिहार या विनिमय, ये सभी धन विधेयक इसको नहीं माना जा सकता। ये दोस्तों धन विधेयक हैं, लेकिन आर्टिकल 110 के बाहर के विषय हैं। ये धन विधेयक हैं लेकिन आर्टिकल 110 के बाहर के कुछ एक विषय हैं दोस्तों, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओ इनको। लेकिन धन विधेयक माना नहीं गया, ना अंदर का ना बाहर का। जुर्माना, दंड का प्रावधान, लाइसेंस फीस, अनुज्ञप्ति, स्थानीय निकाय आदि। अब देखते हैं निर्णय प्रमाणन क्या है। धन विधेयक पर निर्णय प्रमाणित करना लोकसभा स्पीकर का कार्य है। यानी लोकसभा स्पीकर इसे कहता है, यानी कि यह धन विधेयक है कि नहीं है, इस पर निर्णय लेता है तथा प्रमाणित करता है। स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा। यदि वो कह देता कि यह धन विधेयक है, इसे मान लिया जाता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों पारित की प्रक्रिया, पारित करने की प्रक्रिया क्या है। धन विधेयक की पारित करने की प्रक्रिया, केवल लोकसभा से इसे प्रारंभ कर सकते हैं। यानी धन विधेयक केवल सरकारी विधेयक होगा, इसको केवल मंत्री रख सकता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से इसे रखा जाता है, इसलिए बाद में राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु वापस नहीं कर सकते। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्तियां सीमित हैं, कोई इनका अधिकार नहीं है। इसलिए जो यह धन विधेयक है, राष्ट्रपति की पहले से अनुमति के बाद ही इसे रखा जाता है कि यह केवल मंत्री रख सकते हैं। धन विधेयक केवल सरकारी विधेयक होगा, प्राइवेट नहीं होगा। जब पुनर्विचार है तो राष्ट्रपति से सहमत अनुमति दे दिया है, दोबारा पुनर्विचार क्यों करेगा, इसलिए पुनर्विचार हेतु भी इसे वापस नहीं कर सकते हैं। इस मामले में, पारित होने के मामले में राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वो सीमित हैं। धन विधेयक पर राज्यसभा जो है क्या है, स्वीकार इसे नहीं कर सकते।
संशोधन करके पारित नहीं कर सकते, लेकिन संशोधन का सिफारिश कर सकते हैं। लेकिन सिफारिश लोकसभा माने या ना माने उसकी मर्जी है, लेकिन विधेयक इसे पारित माना जाएगा। यदि चाहे ये माने राज्य चाहे ना माने, लेकिन इसको यह माना जाएगा कि यह विधेयक पारित हो गया धन विधेयक के संबंध में। राज्य केवल 14 दिन इसे रोक सकती है, फिर स्वतः यह पारित माना जाएगा। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होगी। साधारण विधेयक पर हमने बताया दोस्तों, इस पर संयुक्त बैठक हो सकती है, लेकिन धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होगी। यदि लोकसभा में पारित ना हो पाए तो सरकार त्यागपत्र देगी। यदि धन विधेयक लोकसभा में पारित ना हो पाए तो समझ लो कि सरकार अब नहीं चल सकती, क्योंकि इसमें सरकार ने अपना मत अविश्वास मतलब विश्वास खो दिया है, तो पूरी सरकार यानी त्यागपत्र देना होगा। यह था धन विधेयक। अब देखते हैं वित्त विधेयक श्रेणी 1 और वित्त विधेयक श्रेणी 2। तो वित्त विधेयक श्रेणी 1 यानी आर्टिकल 117(1) में है। ये क्या है? यह केवल 2 बातों में धन विधेयक जैसा है, यानी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से इसे रखा जाता है। वित्त विधेयक श्रेणी 1 यह भी लोकसभा से ही प्रारंभ किया जाता है। ये दोनों लोकसभा के समान है, वो धन विधेयक के समान है। विधेयक श्रेणी 1 का जो वित्त विधेयक है, इसको पारित करने की प्रक्रिया साधारण विधेयक जैसी है। दोनों सदनों को बराबर शक्तियां हैं इसमें, केवल प्रारंभ करने की शक्ति को छोड़कर राज्यसभा अस्वीकृत और संशोधित भी कर सकती है। इस पर संयुक्त बैठक भी हो सकती है। जो वित्त विधेयक है, धन विधेयक की बात नहीं है दोस्तों, जो धन विधेयक श्रेणी 1 है, इस पर संयुक्त बैठक भी हो सकती है, राज्यसभा अस्वीकृत कर सकती है। दोनों सदनों को पारित करने की बराबर शक्तियां हैं। यह साधारण विधेयक जैसी प्रक्रिया है। वित्त विधेयक श्रेणी 1 जो आर्टिकल 117(1) में दिया गया है। अब देखते हैं दोस्तों वित्त विधेयक श्रेणी 2 आर्टिकल 117(3। यह साधारण विधेयक की तरह ही पारित किया जाता है, सिर्फ एक बात में साधारण विधेयक से भिन्न है बस, यानी इसको पारित करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, जबकि वित्त विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से रख सकते हैं, लेकिन इसे बिना अनुमति से आप इसको नहीं रख सकते हैं। तो इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लेकिन पहले इसे अनुमति लेनी पड़ेगी कि रखने के लिए अनुमति आवश्यक नहीं है। तो यानी इसको पारित करने के लिए अनुमति आवश्यक नहीं है, यानी इससे पारित करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। तो इसका मतलब यही है कि इसको रखने के लिए अनुमति आवश्यक नहीं है। तो यह थोड़ी सी इसमें भिन्न है बस। तो दोस्तों यह था वित्त विधेयक। तो दोस्त मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।